हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का क्या क्या अनुप्रयोग में आता है, तो इसमें से एक हम लोग अनुप्रयोग का डिटेल यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले क्या है पढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग है आपका रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स एट सनराइज एंड सनसेट। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समझ गया ना, इफेक्ट है यानी अपवर्तन का प्रभाव। जब सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है तो उस स्थिति में अपवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, रिफ्रैक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, यह पे हम लोग डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि एज वी नो डेट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल यानी जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है एटमॉस्फेयर होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स, वो बहुत सारे अलग अलग लेयर का क्या होता है, संयोजन होता है या कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हम लोग लिखे हैं कि पृथ्वी का क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर यानी अनेक परत का संयोजन होता है। फिर एक और है कि विद हाइट, हाइट के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीजेस। अब ध्यान देंगे जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मान डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी जैसे जैसे पृथ्वी से आप ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे आपका अपवर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है। तो ये बात लिखा हुआ है कि हाइट के साथ हवा का अपवर्तनांक घटता है। समझ गए। तो अपवर्तनांक घटेगा तो कंफर्म है कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो रेयर मीडियम बनता है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम बनता है। तो हम लोग हाइट में जाएंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तो ऊपर क्या होगा, रेयर मीडियम, और पृथ्वी के नीचे वाला जो एयर होगा, हवा होगा, वो क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम। तो इट मीन्स, इसका अर्थ है कि अपर लेयर ऑफ एयर, हवा का जो ऊपरी लेयर होता है वो क्या होता है, रेयर मीडियम होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हवा होता है, हवा का ऊपर वाला जो लेयर होता है वो आपका रेयर मीडियम कहलाएगा। समझ गए। अब हम लोग जानेंगे फिर जब सन इज लोकेटेड बिलो द हॉरिजॉन, जब सूर्य जो होता है, समझ गए, क्षैतिज के नीचे लोकेट होता है या नीचे से स्थित होता है। जैसे मान लीजिए आपका अर्थ हो गया और ये वाला क्षैतिज तल हो गया, और क्षैतिज तल के नीचे सूर्य होता है या स्थित रहता है। देन तब रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तब तब प्रकाश की किरण कहाँ जाता है, विरल माध्यम से सकल माध्यम में ट्रेवल करता है। कैसे जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश तब प्रकाश की किरण कहाँ से जाता है, विरल माध्यम से सकल माध्यम में क्या होता है, गति करता है, ट्रेवल करता है। देन तब ड्यू टू डिफ्रेक्शन, और डिफ्रेक्शन के कारण, समझ गए, इट्स बेंड टुवर्ड्स, वह झुकता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। यानी अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर बार बार क्या होता है, झुक जाता है। एंड और सन एपियर एबव द हॉरिजॉन, और सूर्य जो है आपको क्षैतिज के ऊपर प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। फिर आगे इट मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ कि डेली सनराइज, डेली सूर्योदय अकर्स, घटित होता है बिफोर 2 मिनट्स, यानी सूर्य पर डे जब उगता है तो 2 मिनट पहले ही उग जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग सनसेट, जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ड्यूरिंग सनसेट, सूर्यास्त के दौरान, सन विजिबल, सूर्य दिखाई देता है अप टू 2 मिनट्स डिले, यानी सूर्योदय हो जाने, सूर्यास्त हो जाने के बाद, सूर्य को डूब जाने के बाद 2 मिनट तक आपको सूर्य दिखाई देता है।
तो उगने के 2 मिनट पहले ही आपको दिखाई दे देगा, ओरिजिनल सूर्य उगने के पहले ही आपको 2 मिनट दिखाई दे देगा, और डूब जाने के बाद 2 मिनट तक सूर्य आपको दिखाई देता है। तो देयरफॉर इसीलिए डे लेंथ, दिन का जो समय होता है, इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। कितना मिनट? 4 मिनट बढ़ जाता है एवरी डे, प्रत्येक दिन दिन के समय क्या होता है? 4 मिनट बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। हम लोग फिगर समझते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? ये अर्थ है। अभी हम लोग क्या लिए? होरिजोन लिए हैं। होरिजोनटल लाइन होता है पृथ्वी के पैरेलल लाइन को हम लोग होरिजोनटल लाइन कहते हैं, इसको क्षैतिज तल कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये हमारा होरिजोन हो गया। सूर्योदय उगेगा तो जब रहता है तो पृथ्वी से नीचे रहेगा, यहाँ हम लोग रहते हैं मान लीजिए, तो इसके नीचे रहेंगे, तभी जाकर ये धीरे धीरे उठकर और ऊपर की ओर आता है, तो ये सूर्योदय होता है। सूर्यास्त उगता है तो सूर्य इधर आ जाता है, ये डूबने लगता है। तो यहाँ से प्रकाश विकिरण जाएगा। तो हम लोग जाने हैं कि पृथ्वी के करीब या पृथ्वी के आसपास, समझ गया ना, एयर जो होता है, हवा जो होता है, वो क्या होता है? डेंस, घना होता है। और पृथ्वी से जैसे ऊपर जाते हैं वो क्या होता है? मतलब कि हवा थोड़ा सा कम होता है या हवा का डेंसिटी कम होता है। तो पृथ्वी की ऊंचाई के साथ डेंसिटी कम हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो पृथ्वी से दूर वाला हवा विरल माध्यम होगा, यानी रेड मीडियम, और पृथ्वी के करीब वाला हवा डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीब का ज्यादा होता है। तो यहाँ से जब लाइट आएगा तो सबसे पहले क्या होगा? ये वाला बाहरी परत पर पड़ेगा, तो टॉप पोर्शन पर पड़ेगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा। तो ये क्या है? रेड मीडियम है, और ये क्या है? डेंसर में जा रहा है, क्योंकि ऊपर है हवा रेयर, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, और नीचे क्या है? डेंसर, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यहाँ पे विलंब बनाएंगे तो विलंब की ओर झुक जाएगा, तो देखिए विलंब की ओर झुका, फिर ऐसे झुक कर निकल जाएगा, फिर यहाँ विलंब बनाएंगे तो विलंब की ओर झुकेगा, फिर ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा, प्रेक्षक रहेगा, देखने वाला, तो ये जब देखेगा तो ये वाला सीधा पीछे की ओर मिलाएंगे, तो ये वाला सूर्य यहाँ दिखाई देगा। एक्चुअल में सूर्य उगा नहीं है, सूर्योदय नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है, परंतु इस पहले ही आपको 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य यहाँ पे दिखाई दे देगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट बाद ये सूर्य यहाँ से यहाँ तक आता है। यही ऐसा क्यों हुआ? रिफ्लेक्शन के कारण हुआ। और सूर्यास्त के समय भी इसी तरह घटना घटता है। तो इसमें हम लोग को नहीं समझना था, ये हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया। क्रिटिकल एंगल्स के बारे में जानते हैं। क्रिटिकल एंगल एग्जाम में कभी कभी +2 में आया हुआ है। इसको हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो बहुत ही इजी है इसको समझना। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण गोज फ्रॉम डेंसर टू रेड मीडियम, कि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होता है? प्रवेश करता है। तब इट गोज फ्रॉम नॉर्मल, तब तब वह अविलंब से दूर हो जाता है, या विलंब से दूर जाता है। और साथ ही साथ एंड आई लेस देन आर, आई का मान लेस देन होता है आर से, आर ज्यादा होता है, आई कम होता है। फिर कराएगी एस वी, जैसे हम लोग इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे हम लोग आपतन कोण को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब मतलब कि एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन कोण होता है, वो साथ ही साथ बढ़ जाता है। आपतन कोण को बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण क्या होता है? बढ़ जाता है। क्रिटिकल सिचुएशन, एक विशेष स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण इस प्रकार हो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो। विशेष स्थिति में जब आपतन कोण इस प्रकार हो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो तब एंगल ऑफ इंसिडेंस
आपतन जो कोण होता है उसी आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं नीचे। जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे रेयर मीडियम है आपका। कौन मीडियम है? रे और मीडियम। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये ऊपर डेंसर है, डेंसर से रेयर में आएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये I1 है, ये R1 है। I1 का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इसका वैल्यू बढ़ाएंगे। ये पहले यहाँ से ज्यादा है, इसका वैल्यू जो बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। इसको और बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे? जब तक कि R का वैल्यू 90 डिग्री ना हो जाए। कहां तक बढ़ाना है? तो मान लीजिए कि IC बढ़ाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो R का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। इसी सिचुएशन में IC ही क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब सीधा शब्दों में अगर समझा दे आपको, तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है। इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसे IC द्वारा सूचित करते हैं या 1DC द्वारा व्यक्त करते हैं, सूचित करते हैं। हिंदी में इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो अपवर्तन के बाद किरण अविलंब से दूर हट जाता है। ये घटना बार बार घटाने के बाद एक विशेष स्थिति में जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण जो होता है उसी को क्रांति कोण कहते हैं। अब हम लोग कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो क्या क्या कंडीशन होता है? क्रांति कोण का कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। तो दो कंडीशन है आपका। पहला है रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट रे कह सकते हैं। तो इंसिडेंट रे मस्ट बी कम फ्रॉम रेयर टू डेंसर टू रेयर मीडियम। यानी पहला कंडीशन ये है आपका कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना अनिवार्य है। और दूसरा कंडीशन है I लेस देन R होनी चाहिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो कंडीशन है आपका। अब हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। हम लोग कंडीशन क्या है, अगला टॉपिक है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच संबंध को जानना है, ज्ञात करना है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक और क्रांति कोण के बीच संबंध। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां देख लेते हैं। सबसे पहले रे ऑफ लाइट डेंसर से आएगा, कहां जाएगा? रेयर में जाएगा। तो ऊपर डेंसर हो गया, नीचे रेयर हो गया। रे ऑफ लाइट ऐसे डेंसर से आकर और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला जाएगा। तो ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि R 90 डिग्री है। R का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो I ही क्या कहलाता है? C कहलाता है। इसीलिए I का है क्रिटिकल एंगल है। तो इसमें हम लोग रिलेशन जानेंगे तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है? sin I बाई sin R इज इक्वल टू, फाइनली जिस मीडियम में लाइट जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रेयर है, तो रेयर का कितना है आपके पास? म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और डेंसर का कितना है? म्यू डी। इसीलिए पहले म्यू आर लिखेंगे, बाद में म्यू डी लिखेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? तो म्यू को एक म्यू लिखेंगे, जिससे लाइट आता है उस मीडियम का यहाँ पहले लिखा जाता है, और जिसमें जाता है उस मीडियम को हम लोग बाद में लिखते हैं। इसलिए म्यू डी आर होगा। अब क्या करेंगे? R का वैल्यू बढ़ेंगे, R इक्वल टू 90 डिग्री है, R का वैल्यू बढ़ देंगे तो साइन 90 बराबर 1 होता है, तो साइन इतना होगा। अब एक रिलेशन होता है म्यू डी आर इंटू म्यू आर डी इक्वल टू 1। तो यहाँ से म्यू आर डी निकालेंगे तो म्यू आर डी ये बाई में चल जाएगा, इसके जगह पर हम लोग 1 बाई ये बढ़ेंगे म्यू डी आर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन म्यू डी आर इक्वल टू 1 बाई साइन सी। यही आपका संबंध हो गया। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
किसका, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या है आपका 1/sin c। sin c क्या है, तो c आपका एंगल क्रिटिकल एंगल है, क्रांति कोण है हिंदी में कहेंगे। तो अपवर्तनांक बराबर 1/sin c, ये आपका रिलेशन हो गया। अब हम लोग एक चार्ट बनाए हैं, इस चार्ट में को याद रखेंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको आएगा। यहाँ चार्ट में है मीडियम, 3-4 मीडियम दिया हुआ है, माध्यम है, अपवर्तनांक है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और क्रांति कोण है यानी क्रिटिकल एंगल है। तो हमको याद क्या रखना है, डायमंड यानी हीरा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, इसको पूरा याद ही रख लीजिएगा, बार बार पूछता है एग्जाम में। तो डायमंड जो होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 2.42 होता है यानी 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, और हीरा का क्रांति कोण लगभग 24 डिग्री होता है। ये दोनों को याद रखना है। फिर ऐसे ही पानी का देखेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री होता है 49 डिग्री। फिर क्रोन ग्लास का देखेंगे, क्रोन ग्लास का होता है 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक और क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री होता है 41 डिग्री। प्लांट ग्लास का देखते हैं, तो इसका होता है प्लांट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 और क्रिटिकल एंगल होता है 37 डिग्री। अब हम लोग क्रिटिकल एंगल के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है +2 के एग्जाम के व्यू से, क्योंकि बराबर ये टॉपिक एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या लिखा हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में TIR कह सकते हैं, आप तीर कह सकते हैं, हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट, जैसे हम लोग जानते हैं कि व्हेन इंसिडेंट रे, कि जब आपतित किरण गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कि जब आपतित किरण सघन माध्यम से वेव माध्यम में जाती है, देन तब इट गोज फ्रॉम नॉर्मल, तब वह अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, और आई का वैल्यू कम हो जाता है किससे, आर से, यानी आई लेस देन आर। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। एज जैसे ही वी इंक्रीज, जैसे ही हम लोग बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ही हम लोग आपतन कोण को बढ़ाते हैं, ठीक है, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अपवर्तन कोण ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे ही हम लोग आपतन कोण को बढ़ाते हैं वैसे ही अपवर्तन कोण बढ़ जाता है। कि अ क्रिटिकल सिचुएशन, किसी विशेष स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण सच दैट इस प्रकार हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो देन तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तब आपतन कोण को ही हम लोग क्रांति कोण कहते हैं, ये क्रांति कोण का ही परिभाषा है। तो एक फॉर्मूला आता है क्या, म्यू डी आर बराबर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/sin c, ये क्रांति कोण निकालने का फॉर्मूला है या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में। अब इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे तो हमको डिफिनेशन मिलेगा तीर का। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो, क्या करें, आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो, तब रिफ्रैक्टेड वेव, तब अपवर्तित किरण गोज बैक इनटू सेम मीडियम, तब अपवर्तित किरण जो है पुनः पहले माध्यम में ही वापस आ जाती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या, तीर। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तीर कहते हैं या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको समझते हैं फिगर से। ऊपर हम लोग का डेंसर मीडियम है और नीचे हम लोग का रेयरर मीडियम है। ऊपर डेंसर से रेयर में आएगा तो वो नॉर्मल से डूब जाएगा। अब
इसको बढ़ाएंगे, ये वाला बढ़ते जाएगा तो ये वाला भी बढ़ते जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना बढ़ाना है कि आर का वैल्यू 90 डिग्री हो। जब आर का वैल्यू 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, तो ये आई होता था, ये आई सी बन जाएगा। इसी को क्रांति कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब क्या करना है, क्रिटिकल एंगल को थोड़ा और बढ़ाना है, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो मान लीजिए थोड़ा और ऐसे बढ़ाए, ऐसे और नीचे बढ़ा ले गए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रांति कोण से ज्यादा करेंगे तो ये वाला 90 डिग्री कोण बढ़ रहा है, ये 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। जब 90 से ज्यादा हो जाएगा तो कंफर्म है कि जिस मीडियम से आया था उस मीडियम में चला जाएगा, तो डेंसर से आया तो डेंसर में चला गया। इसी घटना को क्या बोलते हैं, तीर या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर से समझ ले, प्रकाश की किरण जब डेंसर से लेने में आता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। फिर जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण बढ़ जाता है। एक विशेष आपतन कोण पर जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तो वो विशेष आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। अब क्रांति कोण को और बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण 90 से ज्यादा हो जाता है। जब अपवर्तन कोण 90 से ज्यादा होता है तो प्रकाश यानी अपवर्तित किरण पुनः पहले माध्यम में वापस चल जाएगा। तो इसी हम लोग घटना को ही क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। ये आपका हिंदी में हो गया परिभाषा। इसका शर्त होता है, शर्त भी एग्जाम में लिखने के लिए आता है कभी कभी। तो अगर कंडीशंस फॉर द पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए शर्त, तो दो शर्त है। पहला, प्रकाश किरण को रे ऑफ लाइट मस्ट बी कम फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी प्रकाश को हमेशा डेंसर से रेयर में ले जाना कंपल्सरी है, आवश्यक है। यानी प्रकाश सघन से विरल में जाना अनिवार्य है। फिर दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। यही दो क्या है, कंडीशन है, यानी आई का वैल्यू बड़ा होनी चाहिए किससे, सी से। ये दो क्रांति कोण के लिए, तीर के लिए यही आपका दो क्या है, मतलब कि कंडीशन है।